डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सेलरेटर सीरीज़ का सेकंड एक्सेलरेटर आज हम स्टडी करते हैं। इमेजेस मैंने सेंड कर दी हैं। इसका नाम है डी साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन इन 1932। बेसिकली साइक्लोट्रॉन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई? तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लीनियर एक्सेलरेटर के जहाँ बहुत से एडवांटेजेस हैं, वहाँ एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एन इनार्मस लेंथ इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट और इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिवली आयन पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लेंथ चाहिए हालो सिलेंडर की, तब जाके हमारा पर्पस फुलफ़िल होता है। लो एनर्जी पे हमारे लिए कोई यूज़फुल एस्पेक्ट नहीं मिलता कि लो सिलेंडर की लेंथ को कम करके हमें काइनेटिक एनर्जी कम मिले। तो वो कम काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल ना तो न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकता है और ना ही हमारे किसी यूज़फुल पैरामीटर के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो एनर्जी हमें लीनियर एक्सेलरेटर में हालो हालो ट्यूब्स के अंदर जो सिलेंडर्स थे उनके अंदर यूटिलाइज करके पार्टिकल को हमने प्रोवाइड की, अगर हम उससे ज़्यादा एनर्जी हासिल कर ले बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेजेक्ट्री लीनियर ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ द पार्टिकल इन ए नैरो ट्यूब, अब वो इस तरह होगा कि जिस तरह मैंने कहा कि एक रस्सी है, उसके एंड पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो सर्कल बन जाएगा और रस्सी की लेंथ कम हो जाएगी और पार्टिकल सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में कन्फाइन करेगा। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट जो है लॉरेंस और लिविंगस्टन ने 1932 में लीनियर एक्सेलरेटर की जो 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 डेफिशिएंसी थी उसको रिमूव करने के लिए ये अटैम्प्ट की और साइक्लोट्रॉन इन्वेंट किया। तो आप पेज नंबर 5 पे ज़रा इस इमेज को देखें तो इसमें एक फिगर्स दी गई है। इस फिगर में बेसिकली 2 डीज़ हैं। डीज़ अल्फ़ाबेट डी नहीं होता, D1 एंड D2। तो ये डीज़ जो हैं 2 हालो मेटल बॉक्सेस हैं। इनको एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर रख दिया गया है। D1 जो है इसको देखिए, ये हाफ सेमी सर्कुलर पाथ बता रही है। इसी तरह D2 हाफ सेमी सर्कुलर पाथ बता रही है। दोनों डीज को रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से अटैच किया हुआ है। एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे ये बताया गया है फिगर में। और D2 के साथ देखें कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ये मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है D1 के साथ। ये सेमी सर्कुलर पाथ है। D1 में हाफ सर्कल पार्टिकल लेता है, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो जब सूटेबल अमाउंट में सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो एंड में लिखें डिफ्लेक्टर प्लेट शो की गई हैं। ये इसी के अंदर एडजस्टमेंट की गई है। मैं एक वीडियो आपको भेज दूंगा, उसको आप लोग देख लेंगे तो आराम से समझ आ जाएगी। तो ये डिफ्लेक्टर प्लेट जब पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, वो ही पार्टिकल जो कुछ किलोमीटर बाद लीनियर एक्सेलरेटर में जो एनर्जी हासिल करता था, तो यहाँ पे वो सर्कुलर पाथ में वही एनर्जी गेन कर रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा एनर्जी गेन कर रहा है। तो हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है। तो डिफ्लेक्टर प्लेट उस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है और ये D2 के साथ स्ट्रेट लाइन में एक टारगेट शो किया हुआ है, इस टारगेट पे आके जाके फॉल करती है। तो यूं हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। अब इन दोनों डीज की प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन किस तरह है कि पेज आपके सामने रखा हुआ है तो आपकी मुंह की तरफ नॉर्थ पोल और पेज के नीचे जो है ना साउथ पोल, तो ये प्लेन बनती है। तो परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई है ताकि पार्टिकल को लीनियर पाथ ना प्रोवाइड किया जाए बल्कि सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मैग्नेटिक फील्ड इसको कंपेल कर दे। तो सर्कल बनने की वजह से ये जो है हमारे पास लेंथ जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब कौन कौन से जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है जिसका पोटेंशियल V0 है, तो फिगर के नीचे देखें अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है 10 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना पोटेंशियल। केवी है, ई को काट दें, किलो वोल्ट है ये पोटेंशियल है, मैंने वो एनर्जी का यूनिट लिख दिया। तो ये किलो वोल्ट है जो है ना, ई बीच में नहीं आएगा। तो ये 10 किलो वोल्ट यानी 10,000 वोल्ट से 100,000 वोल्ट, 1 लाख वोल्ट तक का पोटेंशियल दिया गया है। और जो फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज़। और जो पार्टिकल्स साइक्लोट्रॉन की मदद से एक्सेलरेट किए जा सकते हैं
वो प्रोटॉन, अल्फ़ा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन। अब हम लेते हैं अपने मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ और इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। तो D1 और D2 जो कि टू आलो मेटल बॉक्सेस हैं, इनके दरमियान ये जो नुक्ता पड़ा हुआ है, यहाँ पर आयन सोर्स है। वही कल वाली बात, आयन सोर्स से पॉजिटिवली आयन प्रोड्यूस्ड होगा। ये कोई ओवन हो सकता है थर्मियोनिक एमिशन के तहत, इलेक्ट्रिकली या समथिंग एल्स। तो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड हुआ और D1 में एंटर हो गया विद सर्टेन एनर्जी। अब ये जो D1 में एंटर होगा तो उस वक्त D1 का पोटेंशियल पॉजिटिव है और D2 का पोटेंशियल नेगेटिव है। यहाँ ये सीधा नहीं जाएगा, बल्कि जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई की हुई है, ये इसको सेमी सर्कुलर पाथ में कंपेल कर देगी। तो यूँ हमारा पॉजिटिव पार्टिकल D1 में सर्कुलर पाथ में कंपेल होने के बाद सेमी सर्कुलर आर्क बनाता है। ये जो D1 के अंदर 1 मैंने लिखा हुआ है ना, इसको देखें एरो के साथ, ये सेमी सर्कुलर पाथ बनाता है। तो आगे गैप है, यानी अब ये D2 की तरफ जाएगा। तो गैप के अंदर ये एक्सेलरेट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो बड़ी बड़ी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है ये D2 में एंटर हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि D2 नेगेटिव है, ये नीचे दिया हुआ है D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव। लेकिन जो ही पार्टिकल D2 में एंटर होगा उस वक्त रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, जिस तरह कल बताया था। यानी अब D2 पॉजिटिव हो जाएगी, D1 नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बात बड़ी टेक्निकल है कि हर एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद पोलैरिटी चेंज होती जाएगी सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद। तो यूं D2 पॉजिटिव D1 नेगेटिव। अब दोबारा देखें कि जब D2 में हाफ सर्कुलर पाथ पार्टिकल कवर करेगा और गैप में आएगा तो D2 से D1 की तरफ ये एक्सेलरेट होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है दोनों डीज के दरमियान। जो गैप है, ये जिधर नुक्ते पे आयन सोर्स पड़ा हुआ है, तो पार्टिकल इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी के साथ दोबारा D1 में एंटर होगा। अब जब दोबारा D1 में एंटर होगा, फिर सोर्स की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। वो हाफ साइकिल बाद जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, तो अब D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव। तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री अपनी मेंटेन रखेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह पार्टिकल जो है हर डीज के अंदर सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है। यानी कितना डिस्टेंस कवर करता है? हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो जो कितना बनता है पाई आर। तो ये डिस्टेंस हर डी के अंदर इसका बनता है। तो ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम कंज्यूम होता है वो हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के बराबर है, टी ऑफ। तो ये मैंने नीचे लिखा D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव, बट आफ्टर हाफ साइकिल ऑफ AC D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव हो जाएगी एंड सो ऑन। तो अब इसके मैथमेटिकल पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी जो कि QVB के इक्वल है। और जब पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर पाथ में कंपेल होगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। पेज नंबर 5 के बॉटम पे मैथमेटिक्स को देखें। QVB इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R। V और V दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। QBR इज इक्वल टू MV। तो इस तरह इक्वेशन 3 को देखें कि वी कैन फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और समथिंग एल्स, QBR। अब नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे जाएं तो यहाँ से इक्वेशन 2 से V की वैल्यू निकाल दें, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दें। तो ये बन जाएगी QBR डिवाइडेड बाय M। इक्वेशन 4, तो यहाँ मैंने कैपिटल R को स्मॉल r ले लिया है। तो ये जो रिलेशन है इक्वेशन 4 का वेलोसिटी का, अब हम जानते हैं कि पार्टिकल गैप में लीनियरली भी मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ भी पोजेस कर रहा है। तो द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल V इज इक्वल टू R ओमेगा, इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को कंपेयर करें तो R ओमेगा QBR ओवर M, तो यहाँ से R से कैंसिल हो जाएगा। तो एंगुलर स्पीड आ जाएगी पार्टिकल की QB डिवाइडेड बाय M, इक्वेशन 7। तो एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो हमें ये भी इल्म है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है। तो इक्वेशन 9 में ओमेगा 2 पाई एफ। अब इक्वेशन 7 का ओमेगा और इक्वेशन 9 का ओमेगा, इन दोनों को कंपेयर करें तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो इस फ्रीक्वेंसी का एक खास पर्टिकुलर नेम है जिसे कहा जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, विच डिपेंड्स चार्ज टू मास रेशो।
Q डिवाइडेड बाई m, इक्वेशन 10 में देखें, चार्ज टू मास रेशो एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। यानी सेमी सर्कुलर पाथ में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है ये फ्रीक्वेंसी, और ना ही जो पार्टिकल ने रेडियस बनाया उस पर डिपेंड कर रही है। तो यही इक्वेशन 10 से टाइम पीरियड निकाल लें तो टाइम पीरियड 1/f, इसका रेसिप्रोकल ले लें इक्वेशन 10 का तो 2πm डिवाइडेड बाई QM, इक्वेशन 11 आ जाएगी। अब हमारा जो अक्सर मकसद था कि एनर्जी कितनी गेन की, तो एक पेज नंबर 7 पे जाएं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हाफ एम वी स्क्वायर। अब इक्वेशन 4 से v की वैल्यू इक्वेशन 10 में डाल दे, जो कि BQR डिवाइडेड बाई m है। अब ये स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वजह से डिनोमिनेटर में m स्क्वायर ऊपर वाले m से कैंसिल होगा, तो इक्वेशन 13 b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर वो 2m। तो अगर हम b मैग्नेटिक फील्ड, q और m को कांस्टेंट मान लें, यानी किसी एक पाथ को चूज कर ले, वो जो फाइनल पाथ था जिस वक्त रेडियस इतना बढ़ गया था उसको हम कंसिडर कर लें और उसकी कांस्टेंट वैल्यू लें, और उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको कंसिडर करें। चार्ज हमें पता है प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने लॉन्गर रेडियस करके एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ ख्याल रखना है स्टूडेंट कि हर पाथ का रेडियस पहले पाथ से बड़ा होगा, वजह कि गैप के अंदर पार्टिकल को एनर्जी मिल गई है, और वो जो एनर्जी मिली है तो इस वजह से उसके पीरियड में कमी नहीं आई। यानी D1 के अंदर जितनी एनर्जी वो गेन करता है लॉन्गर पाथ बनाता है, लेकिन टाइम टेकन बाय सर्कुलेटिंग पार्टिकल इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये दोनों पीरियड सेम है, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, यानी दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज हैं। तो यूं कितना हम एनर्जी दे सकते हैं, 10 MeV टू 50 MeV तक पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। तो ये नीचे इक्वेशन पेज नंबर 7 के नीचे दिया गया है कि हमें साइक्लोट्रॉन से जो एनर्जी मिली है वो 10 MeV टू 50 MeV है। तो समझने वाला पॉइंट ये था कि सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर कैसी हो रही है कि सर्कुलर पाथ में, यानी ये जो दोबारा फिगर पे जाएं, D1 में फर्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ, फिर सेकंड सेमी सर्कुलर पाथ, थर्ड सेमी सर्कुलर पाथ, ये पाथ पार्टिकल जब कवर करेगा तो जितना टाइम लेगा इन पाथ में, वो टाइम और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का टाइम आपस में बराबर होगा। जब टाइम बराबर होगा तो तब जो है ना D1 पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव, तो जब लॉन्गर रेडियस बनेगा तो दोबारा यही सिचुएशन कायम होगी, वो उसी वक्त के पार्टिकल जब एनर्जी गेन करता जा रहा है। तो ये था साइक्लोट्रॉन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्जन पे जाएंगे, वो है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर भी एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि जब पार्टिकल 50 MeV से ऊपर एनर्जी गेन कर लेता है तो रिलेटिविस्टिक अफेक्ट आ जाते हैं, और रिलेटिविस्टिक अफेक्ट आ जाने से पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है और आउट ऑफ फेज होना शुरू हो जाता है। तो ये डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होगी, नेक्स्ट वर्जन में होगी। शई गिराने से एक सर्कुलर भी आ चुका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि शई ख़ानदान क्या कह रहा है। पहले कहा गया था कि ऑनलाइन क्लासेस हों, व्हाट्सएप पे लेक्चर्स हों, अब मना कर दिया गया है। एनी हो, हम कुछ ना कुछ ये सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे, तो उस सर्कुलर को भी पढ़ लें, जिस तरह की हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, सी यू अगेन, थैंक